हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द क्लास। हम कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर को आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए कि इस चैप्टर में हम आज, इस लेक्चर में हम आज क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आज हम देखने वाले लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, कौन से लॉ है हमारे पास। लॉ ऑफ डोमिनेंस देखना है हमने आज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखना है हमने आज, साथ ही में इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी क्लियर करेंगे हम। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है बहुत ज्यादा आसान, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, 3 लाइन का टॉपिक है, बट कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। इसको बहुत इजीली हम आज क्लियर करेंगे, समझेंगे। साथ ही में कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिज्म को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने लास्ट चैप्टर में देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझना होगा उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, वहां पर क्लियर है सब कुछ। ठीक है, तो हमें पता था जो मेंडल भैया थे उन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस के ऊपर हमें 2 रूल्स दिए। मेंडल भैया ने क्या किया, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसको बेस लेकर 2 रूल्स हमें दिए। ठीक है, 2 जनरल रूल्स हमें दिए। उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं, उन रूल्स को हम लॉज बोलते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर हम उनको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब वो कौन से, यहां देखो लिखा भी है, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज्ड 2 जनरल रूल्स। जिन रूल्स को अब क्या बोला जाता है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। ठीक है, अब वो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या बताया मेंडल भैया ने। मेंडल ने हमें बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे पहले, साथ में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसके अनदर नेम्स भी है, तो ध्यान रखना, सबको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड यूनिवर्सल लॉ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब आगे एक एक करके हम इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अभी, वेट वेट वेट, सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस को इस लेक्चर में अभी आगे जाकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखने वाले लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है। ठीक है, अब मैं इस चीज को नहीं दोबारा समझाऊंगा कि व्हाट इज डोमिनेंट रेट एंड रिसेसिव वन क्या है। ये हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं जाकर कि क्या डोमिनेंट होगा, क्या रिसेसिव होगा, कब अपने आप को डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, कब अपने आप को रिसेसिव एक्सप्रेस करेगा, ये हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या बोला गया लॉ ऑफ डोमिनेंस में, मेंडल ने बोला कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। जिसको हम आज जीन बोलते हैं, मेंडल उसको फैक्टर बोलते थे। ठीक है, मेंडल उसको क्या बोलते थे, फैक्टर बोलते थे। किसको, जीन्स को। क्लियर रखना है। ठीक है, हमें पता है कि जीन्स ही क्या करते हैं, आगे जाकर एक्सप्रेस करवाते हैं कैरेक्टर को। जीन्स की वजह से ही कोई कैरेक्टर शो होता है। ठीक है, क्लियर, तो वही कह रहे हैं मेंडल, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, जिसको जीन बोला जाता है अभी आज के डेट में। ठीक है, सेकेंड थिंग, फैक्टर्स अकर इन पेयर। जो फैक्टर होते हैं वो किस में अकर करते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं फैक्टर। ठीक है, जीन किस में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है, थर्ड पॉइंट आता है जो हमारा, वो है इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स। हमें पता है डिस इन अ पेयर ऑफ डिस सॉरी इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट एंड अदर फेल्स टू अपीयर। एक डिसिमिलर पेयर में जो फैक्टर का डिसिमिलर पेयर होगा उसके अंदर एक मेंबर अपने आप को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, एंड दूसरा मेंबर क्या कर जाएगा, अपने आप को अपीयर नहीं कर पाएगा, अपने आप को शो नहीं कर पाएगा वहां पर। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ नहीं समझ, हमने 3 पॉइंट्स को अगर समझ लिया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा यहां ले लूं। यहां देखो लिखी भी एक लाइन और है हमने, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स present together only one is able to express itself while the other remains suppressed। यही बात हमने यहां पर देखी कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और दूसरा क्या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और सप्रेस्ड ही रहता है।
ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एक और चीज है छोटी सी जो समझनी चाहिए, ये एनसीईआरटी में नहीं दी, एनसीईआरटी से बाहर है, कि जो जीन टर्म थी, हमें पता था, अब जीन को पहले फैक्टर बोला गया था मेंडल ने, ठीक है, तो जो जीन टर्म थी वो किसने दी, वो ध्यान रखेंगे आप, विल्हेल्म जॉनसन। ठीक है, विल्हेल्म जॉनसन ने दी थी, कब, 1909 में। कौन थे ये, एक डेनिश बॉटनिस्ट थे। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर पूछ लिया जाए एमसीक्यू के अंदर कभी, तो आपको पता होना चाहिए कि जीन टर्म किसने दी थी, विल्हेल्म जॉनसन ने दी थी, जो क्या थे, डेनिश बॉटनिस्ट थे। और कब दी थी उन्होंने, 1909 में दी थी उन्होंने ये टर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है भैया, आप लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने देख लिया, समझ लिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। देखो, हमें पता था, हमने देखा एलील्स क्या होते हैं, सब कुछ हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। देखो कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि जो एलील्स है वो अपने आप ही सेग्रीगेट हो जाते हैं, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती उनके अंदर, या कोई मिक्सअप नहीं होता उनके अंदर। ध्यान रखेंगे, ठीक है। द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड द बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड सच एज इन F2 जनरेशन। देखो, जो कैरेक्टर स्टार्टिंग में थे पेरेंट्स के, वो डायरेक्टली F2 जनरेशन में वैसे के वैसे ही हमें रिकवर हो जाएंगे, बीच में कोई भी मिक्सिंग या कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है। क्लियर हो गया। सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना, हमने सिर्फ और सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो हमारे पास एलील्स है वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते, उनके बीच कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती। ठीक है, फैक्टर्स डू नॉट ब्लेंड और मिक्सअप बट सिंपली एसोसिएट देमसेल्फ एंड रिमेन टुगेदर एंड सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। देखो, कहना क्या चाह रहा है, फैक्टर्स जिसको जीन बोलते हैं हम, फैक्टर्स कभी भी ब्लेंड नहीं करते, सबसे पहली बात, और वो अपने आप को इस तरह से एसोसिएट करते हैं और साथ में रहते हैं, और जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आता है तब वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं अपने अपने रास्ते, कोई भी बीच में मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, क्लियर है। यही हमारा क्या बोलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर हमें एक ही पॉइंट याद रखना है, एक ही बात याद रखनी है कि यहाँ पर गैमेट्स के अंदर या फिर जो हमारे एलील्स है, फैक्टर्स है, उनके अंदर कोई भी मिक्सिंग या फिर कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। क्लियर हो गया, क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब हम आगे जाकर नेक्स्ट स्टडी करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमने देखा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस को हमने यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला यूनिवर्सल लॉ क्योंकि वो यूनिवर्सल नहीं है, वहां पर क्या है, एक्सेप्शंस प्रेजेंट है। तो अब हमने देखना है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसकी एक्सेप्शंस को हमने देखना है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें तीन एक्सेप्शंस को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, फिर हम कोडोमिनेंस को देखेंगे, फिर हम मल्टीपल एलिलिज्म को देखेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा समझने वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, एंड जब आपको कोडोमिनेंस समझ आ जाएगा तो ये मल्टीपल एलिलिज्म तो एक लाइन का टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। देखो, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अब सेट कर रहे हैं, एक सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। देखो, नाम में ही क्लियर हो जाएगा सबसे पहली बात, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट का मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा, डोमिनेंस का मतलब डोमिनेंस, हमें पता है क्या होती है डोमिनेंस। ठीक है, तो देखिए जो डोमिनेंस है वो कंप्लीटली नहीं हो रही, कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा कोई अपने आप को, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल रहे हैं। तो देखिए क्या करना है, हम यहाँ पर एक फ्लावर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी भी हमें एक फ्लावर का एग्जाम्पल ही यहाँ पर देती है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम एक फ्लावर लेने वाले हैं। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, एक फ्लावर है हमारे पास, उसका कलर क्या है, हमारे पास रेड है। ठीक है, और दूसरा फ्लावर हमारे पास कैसा है, उसका कलर है व्हाइट। ठीक है, दो हमने फ्लावर लिए, एक हमारे पास रेड है, एक व्हाइट है, इनके भी दो जनरेशन है। हमें पता है जब भी हम गैमेट फॉर्मेशन, जब भी हम कोई क्रॉस करवाते हैं तो सबसे पहले सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमने पेरेंट सिलेक्ट कर लिए, सबसे पहले हम क्या किए, पेरेंट सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, गैमेट
सिलेक्शन या गैमेट फॉर्मेशन हमें करनी है, ठीक है। पेरेंट सिलेक्शन के बाद हम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए गैमेट क्या बनेंगे, देखिए इसका क्या बनेगा, सबसे पहले ध्यान रखिए ये हमारे पास है रेड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा व्हाइट, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अब ये सब कुछ हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगा कि ये क्या कैसे हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। देखो अब हमने गैमेट फॉर्मेट करने हैं इससे। गैमेट कैसे बनेंगे इससे, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल आर आएगा, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल आर आ जाएगा, दो गैमेट्स बन गए, ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों के बीच जब हमने क्रॉस किया, देखो मैं समझाऊंगा नहीं दोबारा क्रॉस कैसे करेंगे, क्योंकि हम वो पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। देखो अब हमने इसमें क्रॉस किया, मुझे पता है आप लोगों को पता ही होगा, तो क्या बनेगा यहां पर, क्या रिजल्ट आएगा, यहां पर कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। जो हमारी ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन क्या आई हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, हमें पता था कि जब डोमिनेट प्रेजेंट होता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यही देखा था ना हमने पीछे डोमिनेंस के केस में। तो यहां पर तो ये कैपिटल आर का मतलब होना चाहिए था कि रेड आएगा, फ्लावर की बात कर रहे हैं तो कैसा आना चाहिए था, हमें लगना चाहिए था कि रेड फ्लावर आएगा, बट यहां पर कुछ गड़बड़ हो गई भैया। गड़बड़ क्या हुई, फ्लावर पिंक निकला। अब ये क्या नई सिरदर्दी है, हुआ ना, हमने अभी तक ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं। हमने देखा था कि जब कैपिटल आर स्मॉल आर प्रेजेंट होंगे तो जो कैपिटल आर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब जो कैपिटल आर है हमें पता है वो रेड है, तो ये भी फर्दर जो F1 जनरेशन है हमारे पास, ये कैसी होनी चाहिए थी, रेड होनी चाहिए थी, बट ये रेड ना होकर पिंक हो गई, यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है। अब आगे जाके धीरे धीरे भी देखो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा बहुत अच्छे से। देखो ये हमारे पास आई F1 जनरेशन, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे F2 जनरेशन, दूसरा कलर ले लेते हैं। अब F2 जनरेशन के लिए क्या करते हैं पता है आप लोगों को, हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। क्या करेंगे हम, अब सेल्फिंग करने वाले हैं। तो सेल्फिंग के लिए क्या लेंगे हम, हमें पता है कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड विद कैपिटल आर स्मॉल आर, यही करने वाले हम, ठीक है। अब यहां पर गैमेट्स क्या बन सकते हैं, देखो कैपिटल आर बनेगा, ये बन सकते हैं ना गैमेट्स, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, कुछ इस तरह के गैमेट्स बन सकते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा एक और क्या बन जाएगा यहां पर, एनी आइडिया, स्मॉल आर, ठीक है। एक सेकंड देना बच्चा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या बने, इसके गैमेट्स बन गए आगे जाकर। तो ये क्या हो जाएगी अब हमारे पास, अब देखो अब हम देखेंगे ये हमारे पास क्या आ गई, F2 जनरेशन आ गई, इसकी हमने डायरेक्ट निकाल ली, ठीक है। अब कैसे निकाली वो आप लोगों को पता है, ठीक है, क्लियर है। वैसे तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हो कि हमने कैसे निकाली। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक फर्दर वीडियो बना दूंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने ये निकाली। अब देखो यहां पर क्या गड़बड़ हुई, कैपिटल आर एक, कैपिटल आर स्मॉल आर एक, कैपिटल आर स्मॉल आर एक, स्मॉल आर एक, ठीक है। अब ये कैपिटल आर कैसा होगा, ये बन जाएगा हमारे पास रेड, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर हमें पता है कैसा होना है, ये भी रेड होना चाहिए था, बट ये क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। सेकंड स्मॉल आर कैसा होगा हमें पता है, व्हाइट होगा, क्या होगा, व्हाइट होगा, ठीक है। अब ये कितने कितने हैं, रेड कितने हैं हमारे पास, एक, जो हमारे पास पिंक है वो कितने हैं, पिंक भी कितने हो गए हमारे पास, दो हो गए हमारे पास। एंड जो स्मॉल आर है यानी व्हाइट है वो क्या हो गया हमारे पास, व्हाइट भी क्या हो गया हमारे पास, वन हो गया। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम इसमें, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है, हमने देखनी है रेशो, क्या निकालनी होती है हमने, रेशो। अब दो रेशो निकालेंगे हम, फिनोटिपिक रेशो, एक निकालते हैं हम जीनोटिपिक रेशो। अब जब बात फिनोटिपिक रेशो की आ रही है तो फिनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगी यहां पर, मैंने सिखाई है लास्ट लेक्चर में कैसे निकालनी। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, कैसे दिख रही है कोई चीज बाहर से, ठीक है। तो अब यहां पर तीन ही चीजें दिख रही है ना हमें, या तो रेड दिख सकता है फ्लावर, या पिंक दिख सकता है, या व्हाइट दिख सकता है। तो क्या हो जाएगी फिनोटिपिक रेशो, 1:2:1, एज सिंपल एज दैट।
सेकंड हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जीनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या होती है, इंटरनल मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, अंदर से जीन कैसे दिख रहे हैं हम लोगों को, वो कैसे दिख सकते हैं हमें, या तो हमें दिख सकता है कैपिटल आर, या और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, कैपिटल आर दिख रहा है और साथ में स्मॉल आर दिख रहा है, तो सेम नहीं हो जाएगी। देखो एक ये है, दो ये है और एक यही है, तो यहां पर जो जीनोटिपिक रेशियो है वो भी क्या होगी, 1:2:1। क्लियर हो गया। तो यहां पर ध्यान में रखने वाली बात है, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, दोनों सेम है। क्लियर हो गया, दोनों क्या है हमारे पास, बिल्कुल एज इट इज है। ठीक है, तो ये था हमारे पास, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया। ठीक है, अब क्वेश्चन आना चाहिए आप सभी के दिमाग में कि ये तो भैया रेड होना चाहिए था, ये पिंक क्यों हुआ, वो तो आपने सर बताया ही नहीं, वो चीज तो बताई नहीं कि ये पिंक हुआ क्यों, तो वही अब आगे देखते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहां तक इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम कि पिंक हुआ क्यों ये आगे। ठीक है, अभी ओहो, इसको इरेज करना पड़ेगा, एक सेकंड दे दो मुझे। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि ये पिंक क्यों हुआ। ठीक है, एक उससे पहले एक दो लाइंस है वो भी क्लियर कर लेते हैं, फिर उसको ही देखते हैं हम आगे। ठीक है, one allele does not completely dominate the other allele resulting in the intermediate phenotype। यही है, ये कोडोमिनेंस के बारे में थ्योरी दी हुई है कि क्या है कि एक अलील कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से वहां पर इंटरमीडिएट फिनोटाइप आ जाता है। इंटरमीडिएट मतलब समझो, अब पीछे हमने वही फ्लावर वाला एग्जांपल देखते हैं जो अभी किया था, एक था रेड फ्लावर, दूसरा था व्हाइट फ्लावर। अब आपको पता है रेड कलर और व्हाइट कलर को मिक्स करोगे तो कौन सा कलर बनेगा, पिंकी कलर बनेगा ना, मतलब इंटरमीडिएट बीच का ही कलर बना ना, कुछ नया ही बना, पिंक बना। तो वही यहाँ कहने का मतलब था कि एक एलील ने अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं किया, वहां पर इंटरमीडिएट फिनोटाइप बन गया आगे जाकर, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। देखो इसके एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, क्या एग्जांपल इसके, एंटीराइनम जिसको स्नैपड्रैगन बोला जाता है, या फिर मिराबिलिस जल्पा जिसको 4 o'clock प्लांट भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जांपल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो समझने वाले हैं वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ये कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस ही आपको समझाएगा कि वो रेड फ्लावर की जगह पिंक फ्लावर क्यों बन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने ये पेन ले लिया, हम कलर लेंगे भैया ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे नॉर्मल 3 चीजें बताऊंगा, पहले 3 क्या ही की चीज बताऊंगा, उनसे समझना है आपको। देखो सबसे पहले, लिखने से बेटर मैं ऐसे बताऊंगा, सबसे पहले आप देखिए, जो ध्यान रखोगे आप बात वो रखोगे, 1 जीन 1 एंजाइम 1 कैरेक्टर, मतलब एक जीन से ही एंजाइम बनेगा, और जब एंजाइम बन जाएगा उस एंजाइम से ही आगे अल्टीमेटली कैरेक्टर शो होगा। ये बात समझो, इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, कैसे, जी मतलब जीन, 1 जीन, ई मतलब एंजाइम, सी मतलब कैरेक्टर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें पता है कोई भी रिएक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है। अब इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है तो बीच में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, मतलब एंजाइम आएगा तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाएगा, एंजाइम नहीं आया तो नहीं बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है आपने यहां पर। ठीक है, क्लियर। तो देखिए, अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखो, वही एग्जांपल लेते हैं रेड फ्लावर वाला, उससे ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। देखो सबसे पहले जीन, जीन कौन सा है हमारे पास, रेड कलर वाला। कौन सा जीन है हमारे पास, रेड कलर वाला। और हमें आगे प्लांट में कैसा चाहिए, रेड कलर वाला ही चाहिए ना हमें, क्योंकि हमने तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है भैया, लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो यही बताया गया हमें कि रेड से रेड ही आना है आगे,
तो वो कैसे आना है और कैसे नहीं आना, तो वो समझने वाले हैं हम आगे अब इसी टॉपिक पर। देखो रेड जीन है तो दैट मींस जीन ले लिया रेड, अब किसकी बारी आई, एंजाइम की। अब जब एंजाइम आया तो वो एंजाइम कौन सा आएगा, यहां पर एंजाइम भी तो रेड कलर वाला ही आएगा। अब एंजाइम आया तो उस एंजाइम की वजह से यहां भी आगे प्लांट कैसा बन गया, रेड बन गया। ये कौन सी कंडीशन है हमारी, यह भी नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब समझते हैं इसको अच्छे से। देखो मान लो सपोज मॉडिफिकेशन हुई या फिर म्यूटेशन हुई किसके अंदर, जीन के अंदर। जीन क्या कर गया, मॉडिफाई कर गया। जीन के अंदर क्या हुई, मॉडिफिकेशन हुई। इसको मोदी जी मत समझ लेना, ठीक है, हम नॉर्मली समझ रहे। देखो जीन क्या कर गया, मॉडिफाई कर गया। जीन के अंदर हुई मॉडिफिकेशन, म्यूटेशन हुई। अब ये तो जरूरी नहीं कि जब जीन मॉडिफाई कर रहा है या जीन म्यूटेट कर रहा है तो एंजाइम भी म्यूटेट करेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहां क्या केस हो सकता है, तीन केस बनेंगे। हमने सबसे पहला केस लिखना है, ठीक है। हम लिखने वाले हैं अभी सबसे पहला केस। सबसे पहला केस क्या बोलता है कि जीन तो मॉडिफाई हो गया, म्यूटेट हो गया, बट जो एंजाइम था हमारे पास वो कैसा है, नॉर्मल है। नॉर्मल, नॉर्मल एंजाइम, ठीक है। या फिर कैसा हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है हमारे पास एंजाइम, नॉर्मल एंजाइम, या फिर कैसा हो सकता है, लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट एंजाइम, दो ही पॉसिबिलिटी है यहां पर। ठीक है, सबसे पहले देखो नॉर्मल एंजाइम बना तो हमें पता है नॉर्मल एंजाइम बनेगा तो रेड रेड ही आगे जाकर बन जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है लेस एफिशिएंट एंजाइम की। मतलब एंजाइम कैसा है, लेस एफिशिएंट है, बट है, एंजाइम है बट कैसा है, लेस एफिशिएंट है। तो दैट मींस रिएक्शन तो कंप्लीट होगी बट थोड़ा टाइम लग सकता है। हमें तो रिएक्शन से मतलब है ना कि रेड से रेड ही बनाना है आगे जाकर। तो रिएक्शन तो कंप्लीट होगी बट क्या हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये हमारे पास नॉर्मल सिनेरियो, एक ये कंडीशन हो सकती है। सेकंड हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, तीन पॉइंट बोले ना हमने, तो अब दूसरा पॉइंट देखो, जीन मॉडिफाई हो गया या म्यूटेट हो गया और उसकी वजह से जो ये एंजाइम नॉर्मल था, या फिर इसको फंक्शनल एंजाइम भी बोल सकते हैं हम। अब ये जो नॉर्मल एंजाइम था या फंक्शनल एंजाइम था, ये कैसा हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया भैया। जीन में म्यूटेशन हुई और जो एंजाइम है वो भी चेंज हो गया, मतलब नॉन फंक्शनल हो गया फंक्शनल से। तो सेकंड क्या हो सकती है हमारे पास, क्या कंडीशन हो सकती है, नॉन फंक्शनल। ये लिख रहा हूं सिर्फ एंजाइम, ठीक है। तो क्या हो गया, नॉन फंक्शनल एंजाइम हो गया। अब जब एंजाइम फंक्शनल नहीं रहा तो यहां क्या हो जाएगा, ये रेड से रेड बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा ना, क्योंकि हमें पता है एंजाइम चाहिए हमें बीच में जरूरी। तो जब फंक्शनल एंजाइम नहीं है तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, मतलब रेड से रेड नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। समझ गए, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, रेड से रेड नहीं बनेगा। ठीक है, एक ये केस समझो। फिर अब हमारे पास एक और आता है थर्ड केस। थर्ड केस क्या बोलता है भैया, कि जीन मॉडिफाई हुआ, जीन में म्यूटेशन हुई, उसकी वजह से जो ये नॉन फंक्शनल एंजाइम भी बन रहा था, एंजाइम ही नहीं बना उधर। थर्ड केस में क्या हो गया, नो एंजाइम, एंजाइम ही नहीं बना। अब जब एंजाइम ही नहीं बनेगा तो काम ही नहीं होगा आगे, हमें पता है, क्योंकि एंजाइम रिक्वायर्ड है। तो यहां पर क्या केस हुआ, सबसे पहले मैं नॉर्मल एंजाइम बन रहा था या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा था, मतलब काम चल रहा था, भले ही लेस एफिशिएंट था, काम चल रहा था। जब नॉर्मल था तब तो चल ही रहा था। सेकंड केस क्या बना हमारे पास, नॉन फंक्शनल एंजाइम, मतलब एंजाइम तो बना, एंजाइम बन गया बट वो कैसा बना, नॉन फंक्शनल बना, किसी काम का ही नहीं था, तो रिएक्शन नहीं हुई। थर्ड हमारे पास क्या है, नो एंजाइम एट ऑल, एंजाइम बना ही नहीं। जब बना ही नहीं तो फिर क्या फायदा, कैसे काम पूरा होगा। तो यहां समझने वाली बात यह है, जो ये फर्स्ट केस था, ये किसका केस था हमारे पास, ये था हमारे पास डोमिनेंस का केस। ये हमारे पास डोमिनेंस, जब डोमिनेंस, सॉरी, जब डोमिनेंस होगी हमारे पास तो क्या होगा, ये वाला केस होगा। क्लियर है। सेकंड, ये दो किसके केस बने भैया, ये दो बने हमारे पास इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। समझ गए,
ये दो केस किसके हमारे पास, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, और ये वाला केस हमारे पास किसका है, डोमिनेंस का केस है। तो क्लियर हो गया क्यों वो पिंक बना, ऐसा ही कुछ हुआ ना वहां पर, इसी वजह से क्या हुआ, वो डोमिनेट नहीं कर पाया अपने आप को एक, और रेड की जगह वहां पर पिंक भी बन गया। समझ गए, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो लिख कमेंट सेक्शन में लिखिए, ओपन है कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए, आपको उसके ऊपर एक फर्दर सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे, क्लियर हो गया। हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने अभी तक सबसे पहले देखे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर देखा उसके बाद हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर हमने देख लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख लिया हमने उसके बाद। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद हमने क्या देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस हमने समझ लिया बहुत आसानी से, 3 पॉइंट्स में ही समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट आता है अब हमारा कोडोमिनेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम करने वाले जो टॉपिक है उसका नाम है कोडोमिनेंस। तो देखिए कोडोमिनेंस क्या बोलता है, देखो सबसे पहली बात, को का मतलब क्या हुआ, चलो आपको ऐसे ही समझाता हूं आसान तरीके से, आपको और समझ आएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लेके चलो इसका, सबसे पहला दिमाग में लेके चलेंगे इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। ध्यान रखना है, जैसे हम अभी तक देख रहे थे टॉल ले रहे थे हम, कोई टॉल हाइट ले रहे थे प्लांट की, या हमने भी कलर लिया फ्लावर का, तो कैसे कर रहे थे हम, टॉल के लिए टी लिया था हमने, वैसे किया था उसको एक्सप्रेस। तो जो ये हमारा ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको आई जीन कंट्रोल करता है। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, आई जीन लिखते हैं, आई जीन कंट्रोल करता है उसको। ठीक है, अब जो आई जीन है, जीन आई हैज 3 एलील्स, इसके 3 एलील्स होते हैं। अब वो 3 एलील्स कौन से होते हैं, एक होगा आई ए, एक आई बी एंड एक स्मॉल आई, 3 जीन्स है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है भैया, हमने तो देखा है कि मेरा खून भी लाल, उसका खून भी लाल, इसका खून भी लाल, जो भी इंसान हमने देखा है सबका कैसा ब्लड होता है, रेडी ब्लड होता है भैया। तो ये अलग अलग क्या, ये आई ए आई बी स्मॉल आई क्या है ये, तो उसमें क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल की जो आरबीसीज होती है, हमें पता है उसी की वजह से रेड होता है। +1 का लेक्चर है, वो तो नहीं बताऊंगा मैं भी यहाँ डिटेल में क्या होता है, हमें पता है हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होती है, क्या होता है कैसे होता है सब कुछ पता है हमें। ठीक है, अब जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी का जो सरफेस होता है ना, उसके ऊपर शुगर पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना उसके ऊपर क्या होते हैं, शुगर पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब वो शुगर होती है ना, जो वो अलग अलग काइंड की होती है, वही शुगर क्या बताती है हमें, इसका ब्लड ग्रुप बताती है आगे जाकर। ठीक है, क्लियर है, देखो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हैज शुगर पॉलीमर्स ऑन देयर सरफेस, उनके सरफेस पे क्या होंगे, शुगर पॉलीमर्स प्रेजेंट होंगे। सेकंड, द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय जीन, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे पास जीन कंट्रोल कर रहा है। और जीन कितने टाइप के, 3 टाइप के, हम जो पहले देख चुके हैं, आई ए आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, अब यहां देखो आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर। अगर इन दोनों के पास सेम शुगर होती तो क्यों लिखते फिर हम आई ए एंड आई बी, एक ही लिखते ना कुछ भी। अब जब 2 लिखे तो हमें पता है कि दोनों के पास शुगर तो होगी, बट कैसी होगी, डिफरेंट काइंड की शुगर होगी। ठीक है, अब जो तीसरा प्रोग्राम है, तीसरा भैया हमारा स्मॉल आई, उसके पास कोई शुगर ही नहीं होती, उसके पास क्या है, शुगर ही नहीं होगी। तो ध्यान रखना, आई ए एंड आई बी प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर एंड स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस शुगर, और जो हमारा स्मॉल आई होगा उसके पास कोई भी शुगर नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। तो अभी एक नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं मैं आपको आगे जाकर कि आखिर होने क्या वाला है। देखो तो यहां क्या होगा, हमने किस क्या समझना है, हमने कोडोमिनेंस समझना है, बाकी हमें सब कुछ पता है, क्रॉस करना हमें आता है, गैमेट्स बनाना हमें आता है, सेल्विंग करनी हमें आती है, हमें सब कुछ आता है। ठीक है, वो हम कर चुके हैं। तो हमें नॉर्मली क्या समझना है, कोडोमिनेंस समझना है। ठीक है, करवाने को तो मैं पूरा डिटेल में करवा सकता हूं उसको, बट वो लेंदी हो जाएगा और उसका कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में सब कुछ कर चुके हैं हम पीछे से। ठीक है, नहीं समझ आता तो फिर करवा दूंगा, आप बता दें। देखो हमने बोला एक हमारे पास आई ए है, एक आई बी है एंड एक स्मॉल आई है, 3 हमारे पास जीन्स है। यहां पर देखो क्या है, अब क्या हो सकता है यहां पर, अगर आई ए एंड स्मॉल आई है,
अगर आई ए, कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई है तो क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप उस आदमी का? आई ए। उसमें क्या एक्सप्रेस करेगा अपने आप को? आई ए एक्सप्रेस करेगा। सेकंड, अगर आई बी एंड स्मॉल आई है तो आई बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है यहां पर? आई ए एंड आई बी की। तो यहां पर दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, समझना। देखो पेन ले लूं मैं, एक सेकेंड, कलर ब्लू लूंगा तो दिखेगा नहीं, येलो ले लेते। क्या बोल रहा है कि आई ए एंड आई बी बोथ एक्सप्रेसेस, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। भैया हमने अभी तक क्या देखा था? हमने अभी तक, ओहो ये स्क्रॉल डाउन हो गया, देखो हमने अभी तक दो ही केस देखे थे कि एक तो कैपिटल टी होता था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी होता था। यहां पर तो हमें पता है क्या आने वाला, डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा। अब यहां पर समझने वाली बात है कि दो है यहां पर डिफरेंट काइंड की, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। तो हमें पता था कि कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ये भैया नहीं हमें एक्सप्रेस करता था यहां पर, ठीक है। या अगर इसके साथ कोई और, इसको ना लेके अगर हम 2 मिनट कुछ भी ले लेते तो हमें पता था एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दोनों कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते थे। समझाने के लिए बोला है सिर्फ, ये तो ध्यान रखना। बट यहां पर क्या हो रहा है? दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आई ए एंड आई बी बोथ एक्सप्रेसिस, तो वही हमने समझना था। दिस इज कोडोमिनेंस। जब दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। मतलब को, दोनों, कोएड क्या होता है? कोएड स्कूल्स होते हैं ना, वहां दोनों होते हैं, बॉयज भी होते हैं गर्ल्स भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोएड में सिर्फ बॉयज ही बॉयज है या गर्ल्स ही गर्ल्स है, नहीं ना, बोथ है ना, दोनों है, गर्ल्स भी है वहां पर, बॉयज भी है। वही है चीज यहां पर है कि जीन्स तो दो प्रेजेंट है, आई एंड आई बी। अब होना ये चाहिए था कि एक ही एक्सप्रेस करे, बट यहां पर क्या होता है? दोनों एक्सप्रेस करते हैं। ए बी के अंदर क्या कर जाते हैं? दोनों के दोनों एक्सप्रेस कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? यहां तक क्लियर हो गया। अब एक चार्ट दिया है, एक टेबल दिया है एनसीईआरटी ने, टेबल शोइंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर ये बात कर रहा है। किसके अंदर बात कर रहा है? ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर बात कर रहा है। देखो कैपिटल आई कैपिटल ए, आगे जाकर क्या शो करेगा हमारे पास? इसका जीनोटाइप दिया हुआ है यहाँ पर, कैसा होगा, सब कुछ दिया है कि पेरेंट ए है, पेरेंट बी क्या होगा इसमें, तो ये सब कुछ हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, आपको देख के समझ आ जाएगा। आई ए का क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा, आई ए एंड आई बी होंगे जब पेरेंट दे ना, एक पेरेंट टू, जब पेरेंट हमारे पास कैसा है? उसका दोनों ए है तो ए ही आएगा। आई ए एंड आई बी है तो ए बी आएगा। इसको हमने कोडोमिनेंस बोला, अभी देखा हमने। फिर ये बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, जैसे कैपिटल ए है, आई है तो ए आ जाएगा। बी कब आएगा? जब आई बी एंड आई बी होगा तो बी होगा, या फिर जब आई बी एंड स्मॉल आई है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा। तो ये हम सब कुछ समझ चुके हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये एक बार आप देख लेना। अब यहाँ पर एक नई चीज है, ये ध्यान रखना, जब स्मॉल आई है तो क्या होना चाहिए था? क्या होगा यहाँ पर? ओ ब्लड ग्रुप उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये समझना है कि ये ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी, फिर इसमें भी साथ में ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये सब कुछ आपको +1 के जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसकी भी मैं लेक्चर डाल चुका हूं तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये था हमारे पास कोडोमिनेंस का केस, ठीक है। हमने कोडोमिनेंस समझ ली। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट अब हमने समझना है, जो टॉपिक है हमारा वो है मल्टीपल एलिलिज्म। मैंने पहले भी बोला था कि जब आपको कोडोमिनेंस समझ आ जाएगी ना तो मल्टीपल एलिलिज्म तो 1-2 लाइन का टॉपिक है, ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखो क्या बोलता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। इसीलिए बोला था मैंने कि कोडोमिनेंस को अच्छे से समझना। क्यों? क्योंकि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जांपल था? कोडोमिनेंस का। बट मल्टीपल एलिलिज्म का भी वही एग्जांपल है। कैसे है वही अब हमने देखना है, ठीक है। सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज आल्सो अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। एन इंडिविजुअल कैन ओनली पोजेसेस 2 एलील्स। हमें पता है कि जब हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, एक अलग इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलील्स हो सकते हैं। उसके पास क्या हो सकते हैं? 2 ही एलील्स हो सकते हैं। मतलब अगर ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्या हो सकता है वहां पर? या तो आपको पता है कि ए ब्लड ग्रुप ही होगा, या फिर हमने अभी देखा कि 2 एलील्स प्रेजेंट हो सकते हो, तो ए बी
एक आदमी के पास ए बी ब्लड ग्रुप ही प्रेजेंट होगा। यही मैक्सिमम केस है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मानो क्या, मेरा जो ब्लड ग्रुप है, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स मेरे अंदर कोडोमिनेंस शो हो रही है, मतलब ए बी है मेरे पास। पॉजिटिव को साइड में रखो, पॉजिटिव एक अलग टॉपिक है, वो एक आर एच फैक्टर वाला टॉपिक है, वो +1 में कर लिया हमने। तो देखो अभी हमने जो समझना है कि मेरा ही एग्जांपल ले लो, मेरे पास क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है। अब मेरे पास 2 पूरे हो चुके हैं, वही ये बोल रहा है कि एन इंडिविजुअल कैन ओनली पोजेसेस 2 एलील्स। बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि मेरे पास ए बी तो है, साथ में ओ भी हो जाए, मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए बी ओ हो जाए। नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो 2 ही एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये कब होगा फिर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग? तो ध्यान रखोगे, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है हमारे पास, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की यहाँ सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, एलील्स आना था। मल्टीपल एलील्स आर ऑब्जर्वेबल ओनली व्हेन स्टडीइंग अ पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तब हम मल्टीपल एलिज्म को देख सकते हैं। मतलब कि यहां पर मेरे साथ 2 लोग और हैं, या फिर एक आदमी और है, 2-3 और है, ठीक है। तो हम किसकी बात करें, एक सिंगल इंडिविजुअल की नहीं, हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। वहां पर अब एक पॉपुलेशन है हमारे पास, इस पॉपुलेशन के अंदर किसी का ए ब्लड ग्रुप है, या फिर किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है, और साथ में किसी का ओ ब्लड ग्रुप भी है। तो दैट मीन्स ए भी आ गया, बी भी आ गया, ओ भी आ गया, तो हुआ ना एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एग्जांपल किसका, मल्टीपल एलिज्म का। तो डिफरेंस यहां पर ये है कोडोमिनेंस और इसमें। कोडोमिनेंस में हम देख रहे हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, बट जब मल्टीपल एलिज्म की हम बात कर रहे हैं तो हम एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं देख सकते मल्टीपल एलिज्म कभी भी। मल्टीपल एलिज्म हमेशा किसके अंदर होगा, एक पॉपुलेशन के अंदर होगा। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से समझो, देखो मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एंड जो कोडोमिनेंस था उसका एग्जांपल भी क्या था हमारे पास, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, उसका एग्जांपल था। ठीक है, अब डिफरेंस क्या आया दोनों में? कोडोमिनेंस के अंदर हमने देखा था जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसमें से क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलील्स हो सकते हैं। हमें पता है ना पहले से ये बात, तो कि एक इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल कैन ओनली पोजेसेस 2 एलील्स। तो दैट मींस क्या हो सकता है, या तो ए ब्लड ग्रुप हो किसी का, या फिर बी ब्लड ग्रुप हो किसी का, या फिर ए बी ब्लड ग्रुप हो किसी का। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, तो यही 3 पॉसिबिलिटी थी वहां पर उस टाइम। ठीक है, क्लियर है? बट जब हम देखो हमने 3 देखा है, या ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है, या फिर ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी, ये 3-4 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। बट जब हम मल्टीपल एलिज्म की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल एलिज्म के अंदर क्या होता है, मल्टीपल एलिज्म के अंदर हमेशा हम एक इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी नहीं करते, हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन के अंदर तो सारे ब्लड ग्रुप होंगे भैया, सब कुछ होगा ना वहां पर। वहां पर ए बी है, बी बी है, ए बी भी है, ओ बी है, सब कुछ है। बट जब एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हम कोडोमिनेंस में ही देखा अभी हमने, तो एक इंडिविजुअल के अंदर क्या था, एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ 2 ही एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं मैक्सिमम। जैसे कि ए बी हो सकता है भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी है, बी बी है और ओ बी है, तीनों ही एक आदमी के अंदर, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारे पास मल्टीपल एलिज्म का टॉपिक जो हमने अभी देखा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा यहां तक? ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया? तो एक सेकेंड, ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे। होपफुली कल या परसों में नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप सभी का बहुत बहुत, ओहो एच बी तो आना था यहाँ। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? और अगर आप लोग कोई सजेशन भी देना चाहते हैं कि सर ये इस तरह से हो सकता था, या ये कुछ और भी बात है, तो आप बोल सकते हो। या कोई मुझसे कोई जिसको बोलते हैं त्रुटि, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा त्रुटि को क्या बोलते हैं, तो अगर मुझसे कोई वो हुआ है तो आप एक बार वो भी लिख सकते हो कमेंट में कि सर यहाँ पर आप लैग कर रहे हो, इसको आप करेक्ट करो। ठीक है, क्लियर है? तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का।